इसमें जो पांचवा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी विदाउट कास्ट एंड रिजर्वेशन, ठीक है, जाति और आरक्षण के बिना हमारा समाज, हमारी देश दुनिया कैसी होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पांचों सवाल यहाँ पे कवर करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी क्या कहेंगे, शंकाएँ, समस्याएँ, बहुत सारे मसले क्या हैं कि हल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ही हम लोग देखना शुरू करते हैं, क्रोनोलॉजी ऑफ कास्ट एंड रिजर्वेशन, ठीक है। ऐतिहासिक रूप से, ठीक है, ये कास्ट और रिजर्वेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले जो हिंदू व्यवस्था है, ठीक है, हिंदू धर्म की स्थापना कहें, ये जब वेद लिखे गए, वेदों की रचनाएं हुई, ठीक है, आर्यंस के द्वारा, काफ़ी ज़्यादा पहले की बात है, ठीक है, 3-4 हज़ार साल पहले की बात है। ऐसा नहीं कि वेद किसी एक ऋषि मुनि ने उठ के आए लिख दिए, ठीक है, कई सारे लोग यह कालांतर यानी कि समय के साथ लिखते गए, समय के साथ में वेदों की रचना होती गई, ठीक है। और वेदों की जो लिखने वाली भी प्रक्रिया है ना, ये काफ़ी बाद में हुई है, ठीक है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन क्या होता था कि सिर्फ ये वक्तव्य है ना, कहने के आधार पर ही चल रहा था, ठीक है। बाद के लोगों ने क्या करा, उन्हीं सारी बातों को, सिद्धांतों को या समझ को, कॉन्सेप्ट्स को किताबों में लिख दिया, जिससे वेद का नाम दिया गया, ठीक है। तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के बारे में डिस्कशन किया गया है, चर्चा मिलती है हमें वहाँ से, इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। वर्ण सिस्टम क्या था, समाज में, दुनिया में यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, हम उनको एक सही काम देना चाहते हो तो कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे आज आप देखते हैं कि सरकार में व्यवस्था होती है ना कि पुलिस प्रशासन एक होगा, ठीक है, एक आईएएस वाले लोग अलग किस्म से काम करेंगे, ठीक है, राजनेता लोग, मंत्री परिषद लोग एक अलग किस्म से काम करेंगे, जो एसएससी के कर्मचारी होंगे, बैंक के कर्मचारी होंगे, ये अलग तरीके से काम करेंगे। जैसे स्कूल में टीचर किस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, कर्मचारी का काम अलग होगा, प्रिंसिपल का काम अलग होगा, ठीक है, वहाँ का मैनेजमेंट का काम अलग होगा। तो ये एक व्यवस्था दी जा रही है, सबको सबको अलग अलग काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। उसी तरीके से जब वर्ण सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, उसमें भी क्या है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, आपकी योग्यता और काबिलियत के आधार पर, ठीक है, आपको उस व्यवस्था के भीतर, वर्ण के भीतर रखा जाता है और आप समाज में, दुनिया में तरक्की कराने के लिए अपनी भागीदारी देंगे, ठीक है। तो जो तेज़ बुद्धि का होगा, ज्ञानी होगा, ठीक है, कर्मठ होगा, पूजा पाठ में रुचि रखता हो, ठीक है, पूजा पाठ करा सकता हो, यज्ञ करवाता हो, तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। जो सामाजिक सुरक्षा में अपना भागीदारी दे सकते हैं वो क्षत्रिय हो जाएंगे, ठीक है। जो व्यापार में अपनी भागीदारी दे सकते हो, जो कुशल मंगल हों, ठीक है, बिजनेस माइंडेड हों, तो वो वैश्य बन सकते हैं। उसी तरीके से जो किन्हीं भी विषयों में परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं रखते हों, ठीक है, बुद्धि के उनकी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुई हो, तो उन्हें क्या किया जाएगा कि आप उनको शूद्र की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चली आ रही थी और ये सब कुछ खुला हुआ था, ठीक है। जो जिसकी काबिलियत जैसी होगी वो उस वर्ण में, कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा समय बीता, ठीक है, कालांतर में थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया, तो लोगों ने क्या करा, इस फिलोसफी को, इस व्यवस्था को, सिस्टम को एक्सट्रीम बना लिया, है ना, यानी कट्टरपंथी बना लिया। और ये जो कर्म के आधार पे जो वर्ण व्यवस्था थी, ये पूरी तरीके से अब आपके जन्म के आधार पे हो गई। यानी कि जो जिस घराने में जन्म लेगा वहीं उसकी वर्ण हो जाएगी, वो उसी के अंतर्गत रह सकता है, अब वो वहाँ से बाहर निकल नहीं सकता। यानी कि कोई शूद्र घराने में जन्म लेता हो, ठीक है, और वो काफ़ी तेज़ हो, पढ़ने लिखने में काफ़ी माहिर हो, ज्ञानी हो, ठीक है, तो अब वो कभी भी ब्राह्मण नहीं बनेगा। ये देखिए क्या है कि जो वर्ण सिस्टम है, ये खुला हुआ जो है, इसको क्या किया गया, बंद कर दिया गया है ना। अब बात को समझ जाइए, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम फिलोसफी है, यानी वर्ण व्यवस्था का क्या हो गया, ये एक्सट्रीम फिलोसफी है, कट्टरपंथी वाली विचारधारा है। तो अब देखिए इसके बाद से क्या होगा कि इंसान जब किन्हीं भी चीज़ों पर अपना अधिकार जमा लेता है, ठीक है, कि यानी ये मैं काम कर रहा हूँ और इस काम में मुझे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता हो और मैं लूटपाट कर सकता हूँ, सम्मान मिलता हो, सेवा मिलती हो, तो मैं इस काम को क्यों छोड़ूंगा, ठीक है। तो उसी तरीके से समझिए कि ब्राह्मण लोगों ने क्या करा कि हमारे देश में, हमारे ऐसे समाज में ये पूरी तरह से मजबूती से आधिपत्य जमा लिया, अधिकार जमा लिया कि मंदिरों, मस्जिदों में, ठीक है, यानी जो भी धर्म स्थल होंगे, जो भी पूजा घराने होंगे, देवालय होंगे, वहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण का लड़का ही वहाँ पर पदाधिकारी बनेगा, ऊंचे पद पर जाएगा, पुजारी बनेगा। उसी तरह से क्षत्रिय व्यवस्था में भी चीज़ें थी, ठीक है, कि जो राजशाही लोग होंगे, राजघराने में होंगे, है ना, राजा बनेंगे, वो क्या है कि सिर्फ क्षत्रिय घराने से ही आएंगे, ठीक है। और वैश्य की हालत तो फिर भी ठीक थी,
क्योंकि इसमें कुछ लोग तेज़ तराक थे, चापलूसी भी कर सकते थे, पैसों के मामले में भी उनकी अच्छी पकड़ थी वैश्य की कैटेगरी में आने वाले लोगों की, ठीक है। तो वो राजघराने में ब्राह्मणों के साथ में मेल जोल बना के रखते थे और उनका भी लगभग सम्मान बराबर बराबर चल रहा था, ठीक है। दिक्कत थी शूद्र लोगों की। अब उनका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होना शुरू हो गया, ठीक है, कि भैया तुम कर्मचारी वाला काम करोगे, नौकर वाला काम करोगे, जूते सिलने वाले काम करोगे, ठीक है, घोड़ों को ले जाओगे और मंदिरों के सामने भीख मांगोगे, ठीक है, मंदिरों में चले जाओगे तो जो धर्म गुरु लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, तुम्हें मार पीट के भगा देंगे। यानी अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों की बात शुरुआत होने लगे, ठीक है। समाज है, ठीक है, समाज है, इसमें ऊंच नीच तो लगा ही रहता है। कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी, ठीक है, पूरी तरह से क्या कहेंगे, इक्वल, बराबर बराबर जैसी चीज़ें मौजूद नहीं हो सकती हैं, ठीक है। हमेशा ऊंच नीच चीज़ें लगी ही रहती हैं, तो तब भी लगी हुई थी। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी कि किसी ब्राह्मण साहब का यदि कोई कुआं है, यदि वहाँ तुम पानी लेने चले गए तो तुमने क्या करा कि कुएं के पानी को गंदा कर दिया, ठीक है। या फिर ब्राह्मण ने, ठीक है, किसी खास शूद्र को छू लिया तो ब्राह्मण जी का क्या है कि पूरा शरीर गंदा हो गया, ठीक है। मतलब इस तरीके के शोषण चीज़ों के बारे में क्या है कि पूरी तरीके से समाज में ये चीज़ें बंधी हुई थी, कट्टरपंथी पे बंधी हुई थी। देखिए ऐसा क्यों हो रहा था, देखिए मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ देखो भाई, किसी को यदि ख़राब लगता हो मेरी बातों से, ठीक है, तो मैं ही क्या कर सकता हूँ, आप ही क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो इतिहास है जैसा है, ठीक है, उसको मुझे समझाना है, मुझे समझाने दीजिए, बाद में फैसला करिएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एक बार हम लोग थोड़ी पढ़ाई लिखाई जैसी बातों को क्या कर लें, यहाँ कवर कर लें, उसके बाद आप समझिएगा कि किस चीज़ का विरोध करना है, समर्थन करना है या किसके खिलाफ़ जाने वाले हैं, ठीक है। तलवार बंदूक भाले क्या है, थोड़ा किनारे रख के मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। तो इसी तरीके से सारी चीज़ चल। अच्छा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको राजनेता जैसा नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि जो यूपीएससी है, जो उसके चेयरमैन साहब होंगे या जो आपकी कॉपी जो चेक करने वाले जो बड़े अधिकारी हैं, वो राजनेता नहीं है, वो काफ़ी पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं, ठीक है। आपकी कॉपी में ही आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी दुनियादारी, आपकी प्रशासनिक स्थिति, सारी चीज़ें झलक जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी सवाल को जब आप लिखेंगे, आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, तो वो एक संतुलन में बना के लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी खास दिशा में ही आप बाइस्ड होके चले गए, तब फिर वो सवाल का जवाब क्या है कि गलत हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, जो सरकार होगी, ठीक है, सरकार के आप इतने बड़े हिस्से होंगे, तो उसमें कुछ खास तरीके की जनतंत्र के लिए, लोगों के लिए, ठीक है, भेदभाव या ख़ास तरीके के लिए रुचि रखना, ये ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, निष्पक्षवाद कहते हैं। शांत रह के आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ सुनने की कोशिश करें, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए इसके पीछे दो वजह होती है। इंसान क्या है, पैसे, प्रॉपर्टी हो गया, पैसा हो गया, ठीक है, धन हो गया, है ना, रिसोर्सेज हो गए, इन सारी चीज़ों पर कब्जा तो करना ही चाहता है, यानी इसके साथ जीना ही चाहता है। इसको क्या कहते हैं, लोभ कहते हैं, लालच कहते हैं। और इंसानों में होता ही है, ठीक है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ठीक है। ये 5 लक्षण जो है, बुरे लक्षण है, जो सभी इंसान में पाए ही जाते हैं, ठीक है। तो पहले वाले की बात हम लोग कर रहे हैं कि जो लाभ है, ठीक है, लोभ है, ये सभी व्यक्तियों में रहता ही है। तो साफ बात है ना कि ब्राह्मण साहब को यदि पता हो कि मंदिर पे मैं बैठा हुआ हूँ और जितने भी मेरे नीचे वाले आने वाले हैं, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये मुझे लाके क्या करेंगे, धन देंगे, उपहार देंगे, दान पुण्य करेंगे और साथ में क्या करेंगे भैया, मेरी इज्जत भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज हो गया और प्रेस्टीज हो गया, ठीक है। जब दोनों ही चीज़ें जिस भी इंसान को मिलने लगती हैं या चाहिए होती हैं, तो उस पर वो अपना अधिकार जमाना नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो दोनों बातें समझ जाइए, प्रेस्टीज और प्रॉपर्टी या प्रेस्टीज और रिसोर्स। यानी इंसान क्या है कि रिसोर्स भी उसको चाहिए और सम्मान भी चाहिए। तो रिसोर्स पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ खास चीज़ों पर जाएं, कब्जा कर लें, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी हो जाएं, वो ज़मीन आपकी हो जाए, वो खेत आपका हो जाए, वो मंदिर मस्जिद हो जाए आपका, ठीक है, या वो सरकारी कामकाज आपका हो जाए, आपने उस पर क्या करा, कब्जा कर लिया, ठीक है। ये सब मैं पहले की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आज के बारे में भी देखेंगे कि आज की सिचुएशन कैसी है। तो इस तरीके से किया जाए, ठीक है। या तो दूसरा है कि भैया, और जो दूसरा केस है कि इज़्ज़त पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, या तो कुछ आप ऐसा काम करें जो लोगों के नज़रिए में श्रेष्ठ हो, महान हो, ठीक है, तो आपकी इज़्ज़त करना शुरू करें। या तो कुछ खास लोगों को नीचा दिखाकर ही इज़्ज़त पा जाते हो कि तुम लोग नीच रहोगे, देखो मैं ऊपर हूँ, तो ये तुम्हारा परम कर्तव्य बन जाता है कि तुम मेरा क्या करो, सम्मान करो ही करो, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी।
फिर उसके बाद कहानी और आगे बढ़ाएं हम लोग, तो देखिए होता क्या है कि जैसे अब ब्राह्मण साहब ने पूरे पूजे पाठ करने की पूरा जिम्मेदारी उठा ली है, ठीक है, और उसे छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, और उन्होंने पूरी तरीके से क्या करा है, खुद को रिजर्व्ड कर लिया है कि जो ब्राह्मण होगा, ठीक है, वो किसी भी धर्मस्थल पर पाया जाएगा और कोई और वर्ण के लोग यहाँ नहीं पाए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए वेद में खुली बात कही गई थी, कर्म के आधार पर आप किसी भी वर्ण में जाएंगे, लेकिन बाद के लोगों ने, समाज ने इसे किसी और नज़रिए से स्वीकार किया, ठीक है। समाज है, ये बदलता रहता है, इसमें संस्कृति, रीति रिवाज, ठीक है, ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, इसमें ऊंच नीच होता ही रहता है। तो तब के समय की ये बात है। क्षत्रिय लोगों ने ये पूरी जिम्मेदारी ले ली है, अधिकार खुद का समझ लिया है, ठीक है, कि सामाजिक सुरक्षा होगा, मार काट होगी, युद्ध होगा, लड़ाइयाँ लड़नी होंगी, तो हमारे अलावा कोई और इस पर भागीदारी नहीं लेगा, ठीक है। वैश्य साहब जो भी वैश्य के अंतर्गत जो भी लोग आते थे, अब उनको बचा क्या, ठीक है, उनकी हालत तो फिर भी सही थी कि चलो ठीक है भाई, बिजनेस व्यापार करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, और पैसों के सामने तो पूरी दुनिया ही झुकती है, ठीक है। लेकिन जो शूद्र थे, ठीक है, अब उनको कुछ मिला ही नहीं, ठीक है, न तो उनको मंदिर जैसी या पूजा पाठ करने वाली जगह मिली, ना ही तो वो सामाजिक सुरक्षा में, सामाजिक बल में वो ताकतवर हैं, ना ही तो वो पैसों के मामले में ताकतवर हैं। अब वो पूरी तरीके से किसी भी संसाधन पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं। अब उन्हें पूरी तरीके से ये फिक्स कर दिया गया है कि भैया तुम नौकर बने रहोगे, ठीक है। नौकर माने क्या है, खेतों में काम करोगे, किसानी का काम करोगे, जूते सिलने के काम करोगे, या पशुओं को काटने का काम करोगे, चारा खिलाओगे, यानी जितने भी काम करने के, जितने भी आप छोटे मोटे काम समझ सकते हो, वो सारे के सारे काम करने पड़ेंगे। तो ये भी देखिए क्या है कि एक तरीके का रिजर्वेशन है जो वर्ण के हिसाब से डिसाइड कर दिया गया, और पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले कोई लोकतंत्र जैसी चीज़ नहीं थी कि कोई राजा होगा, प्रशासन होगी, ठीक है, या धर्मगुरु लोग होंगे, यदि वो गलत काम कर रहे होंगे तो उन्हें लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। पहले क्या थी, मोनार्की थी, जिसकी जितनी ताकत, जितनी शक्ति, उसका समाज में उतना ज़्यादा अधिकार, ठीक है। यानी यदि आपकी तलवार में ताकत है, ठीक है, तो आप किसी भी वर्ण के आते हो, आप राजशाही कर सकते हो। जैसे अशोक, राजा अशोक को आमतौर पर शूद्र कहा जाता है, ठीक है, लेकिन राजा अशोक भारत में महान बना, ठीक है, महान अशोक कहते हैं ना, द ग्रेट अशोक। तो कैसे बन गया भैया, क्योंकि भले ही वो शूद्र वर्ण का आता हो, लेकिन उसके तलवार में क्या है कि ताकत है, वो युद्ध लड़के क्या है कि किन्हीं भी चीज़ों को जीत सकता हो। तो जिसने जिस चीज़ को जीत लिया, वो चीज़ क्या है कि उसकी बन गई। तो पहले लोकतंत्र जैसी चीज़ें नहीं थी, मोनार्की थे, जिसको क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से चीज़ें क्या है कि सीट क्या कह लूँ मैं, रिजर्व्ड कर दी गई कि ब्राह्मण साहब यही काम करेंगे, ठीक है, फिक्स हो गया। क्षत्रिय लोग यही काम करेंगे, वैश्य लोग यही काम करेंगे, शूद्र लोग यही काम करेंगे। देखिए ये पूरी तरीके से रिजर्व्ड कर दिया गया, यही रिजर्वेशन चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। फिर बाद में इस्लाम का जन्म होता है, ठीक है, 600-700, ठीक है, BC के आसपास। तो जब इस्लाम का जन्म होता है, ठीक है, इस्लाम चारों तरफ दुनिया में फैलना शुरू होता है, तो फैलते फैलते हमारे देश में भी आता है। तो कुछ चंगेज़ खान हो गए या और भी सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो इस्लाम में आए, और इस्लाम के लोग, ठीक है, भारत में आए, और भारत पे क्या करे, वही है, राजतंत्र है, जिसकी जितनी तलवार में ताकत वो उसका उतना जगह बन जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या करा कि भारत में बहुत सारी चीज़ों को भी जीता, ठीक है, लेकिन जीतने के बाद फिर ये हिंदुत्व में या हिंदू धर्म में जो भी वर्ण व्यवस्था थी, उसी तरीके से उनमें भी वर्ण व्यवस्था है, उनकी भी एक खास तरीके की कैटेगरी है, वहाँ पे भी डिवीजन है, ठीक है, शिया और सुन्नी बन जा रहे हैं, उसमें भी अलग अलग तरीके के मुस्लिम लोग भी बन जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरी विभाजन की जो प्रक्रिया है, ये चली आ रही है, ये ऐसे ही चली आ रही है, और लोकतंत्र जैसी चीज़ों के बारे में बातचीत ही नहीं हो रही है, यानी लोगों के बारे में बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ ताकत बल किसके पास है, समाज उसका होगा, दुनिया उसकी होगी, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश की जो स्थिति है वो ख़राब होते चली गई, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, ठीक है, आध्यात्मिक रूप से हमारा देश क्या है कि धीरे धीरे खोखला होता गया। क्यों? क्योंकि जो देश होता है वो देश के लोगों से बनता है, ठीक है, किसी ख़ास तरीके के सिर्फ समुदाय से नहीं बनता है, ठीक है। देश के समुचित कलेक्टिव पीपुल एक साथ देश में भागीदारी देते हैं, तब जाके बनता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि देश की भले ही GDP अच्छी हो जाए, लेकिन GDP पर कैपिटा इनकम क्या है, यानी कि हर इंसान की GDP कितनी है,
यदि वो बढ़ रही है तब क्या है कि देश की अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग कहें कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, जीडीपी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ खास समूह हो जाएं, 10-20% के लोग हों, बड़े बड़े व्यापारी हों, राजा महाराजा हों, ठीक है, जो उस जीडीपी में अपना इंक्लूशन देते हों, ठीक है, सहभागिता देते हों, तो जो बाकी 70-80% लोग हो गए, ठीक है, उनकी पर कैपिटा इनकम कैसी आएगी? काफ़ी कम आएगी, है ना। यानी कि तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि देश हम लोगों का क्या है भैया, धीरे धीरे खोखला होते गया। अब देश में इतना ज़्यादा टुकड़ा है, ठीक है, इतना ज़्यादा डिवीजन है, इसमें विभाजन है, ठीक है। तो अंग्रेज़ भी आते हैं, ठीक है, अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ आने के बाद क्या करें कि भारत को आसानी से ग़ुलाम बना सके। और ग़ुलाम बनाने के बाद तो जो पहले हमारा जो क्या कहेंगे वर्ण व्यवस्था थी, हिंदू या मुसलमान के, इस्लाम के होने की वजह से, ठीक है, जब क्रिश्चियन का नाम लेकर अंग्रेज़ यहाँ आते हैं तो वो अलग ही लेवल पे लूटपाट करना शुरू करते हैं, ठीक है। जब वो आप पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा, उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, ड्रेन इकोनॉमिक वेल्थ थ्योरी, ठीक है, तो उसमें आप समझ पाएंगे कि अंग्रेज़ सिर्फ झूठ में ये बात बोलते हैं कि हम भारत को एक बेहतरीन देश बनाने जा रहे हैं, बेहतरीन राष्ट्र नेशन बनाने जा राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वो इसके नाम पे क्या कर रहे हैं भैया, हमारे देश को लूट रहे हैं। कैसे लूट रहे हैं? आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि अपने देश से खूब ढेर सारी चीज़ें सामान बना के लाते हैं, हमारे देश में बेचते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो भी लोग हैं, जो व्यापारी हैं, ठीक है, उनको क्या है कि ज़बरदस्ती में उनका सामान कम दामों पर ख़रीद लेते हैं, कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल, और उससे कुछ प्रोडक्ट बना के उन्हीं को वापस में महंगे दामों पर बेचते हैं, ठीक है। तो इससे तो यही हुआ कि हमारे देश का बहुत ज़्यादा पैसा निकाल कर कहाँ, इंग्लैंड ले जाया जा रहा है, ब्रिटिश वाले लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चली आ रही थी। तो अब देखिए कि भारतवासियों का क्या है कि कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि भैया अब ग्लोबलाइजेशन की स्थिति आ रही है, लोग विदेशों में भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ईश्वरचंद विद्यासागर हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय हो गए, भगत सिंह हो गए, और नाना साहब हो गए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश विदेश की खबरों को समझ रहे हैं। टीपू सुल्तान हो गया, ठीक है, देश विदेश की खबरों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो नहीं, एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यार इंग्लैंड में किसी और तरीके का की सरकारी व्यवस्था है, काम काज हो रहे हैं, ठीक है, अमेरिका में किसी और तरीके की है, बातें हो रही हैं। तो हमारे देश में ये हुकूमत कैसे चलाई जा रही है, गुलाम हमारे देश को कैसे बनाया जा रहा है। यानी ये लोग क्या करें कि आज़ादी की तरफ बढ़ना शुरू हुए, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद की भावना का जागरण होना हमारे देश में। तो अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही राष्ट्रवाद की भावनाएं जागरण होना शुरू होती हैं तो एक चीज़ यहाँ के जितने भी ज्ञानी लोग थे उन्हें एक चीज़ तो समझ में आई कि हमारा देश धार्मिक, सांस्कृतिक, ठीक है, और राजनीतिक या जातिवाद इस नाम पर काफ़ी ज़्यादा विभाजित है, टुकड़ों में बटा हुआ है। और जब तक हम इसको पूरा एकत्रित नहीं करेंगे तब तक हम अंग्रेज़ों से लोहा नहीं ले पाएंगे, यानी अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देखिए तो इसलिए क्या है कि धर्म सुधार, ठीक है, सामाजिक सुधार, जाति सुधार, ठीक है, वर्ण सुधार, ये सब पहले होना शुरू हुआ। और आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ये सब पहले सुधार होना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे चीज़ें सुधरना शुरू हुई तो वैसे वैसे लोग क्या है कि एकत्रित होते गए, यानी एकता में आते गए, जुड़ते गए, ठीक है। क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आती गई कि वो धोबी है, वो बनिया है, ठीक है, वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, वो शूद्र है, या वो उस कैटेगरी का आता है, वो मछुआरा है। हम लोग ये बाद में है, सबसे पहले हम भारतीय हैं, हमारा देश है, हमारे भारत है, हमारा भारत है। तो यहाँ अंग्रेज़ बाहर से आकर हम पर ग़ुलामी कैसे कर सकते हैं? तो ये राष्ट्रवाद की भावना है। ये कब हुआ? जब लोगों ने एक दूसरे को समझना, सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया कि हम भारतीय हैं, हम टुकड़ों में विभाजित हुए होंगे तो अंग्रेज़ों को क्या है कि आसानी से हम पर ग़ुलामी करने के लिए मौका देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बातें चल रही थी, ठीक है। अब आज़ादी के पास आना शुरू होती है बातें, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, अंबेडकर साहब हो गए, और भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, कई सारे लोग लंदन गए, ठीक है। लंदन क्या गए? बातचीत करने गए, ठीक है, बातचीत करने गए कि लंदन में जाके हम लोग वहाँ पे बातचीत करेंगे, देखेंगे अंग्रेज़ हमें कौन कौन सी चीज़ें देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अंबेडकर साहब ने अपनी बात रखा, ठीक है, कि
सेपरेट इलेक्ट्रोड हमें दीजिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि किसी ख़ास तरीके का जब चुनाव होगा, ठीक है, तो उसमें जो एक प्रतिनिधि होगा, जो जब चुनाव होगा तो सिर्फ दलित कम्युनिटी के लोग ही, SC ST के लोग ही वहाँ पर चुनाव देकर अपने प्रतिनिधि को जिताएंगे और वो फिर प्रतिनिधि क्या है कि आपका सरकार में भागीदारी देगा। जैसे आज का MP MLA होता है ना, MP MLA, ठीक है, उसी तरीके की बातचीत करी जा रही है, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल में भी बात करूँगा। देखिए, अंबेडकर साहब पहले आदमी नहीं है, ठीक है, जिन्होंने दलित के लिए या फिर शूद्र के लिए, नीची जातियों के लिए, ठीक है, बड़े कदम उठाए, ठीक है। पहले से भी बहुत सारे लोग जो समझदार हो चुके थे, जो ज्ञानी हो चुके थे, जिन्हें देश के बारे में काफ़ी अच्छी पकड़ हो चुकी थी, ठीक है, वो जाति धर्म या टुकड़ों का जो भेदभाव है उस पर कभी भी जोर नहीं दिया कि उसे और बढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे किसी की भी बात कर लें, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो वास्तव में ही क्या है भैया, वो सामाजिक राजनीतिक चीज़ों से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक जैसी चीज़ों के या सामाजिक जैसी चीज़ों को बहुत क्या है कि इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई है तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए, सच में क्या होता है कि हमारी जो ज़िंदगी है ये पहले आध्यात्मिक है, ठीक है, पहले ये धार्मिक है। जातिवाद, राजनीतिक इशू होना, कोई मसला खड़ा होना या फिर कोई, ठीक है, कम्युनिटी के लेवल की बात करना, ये सब छोटी काफ़ी सतही बातें हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब जिनको बोला जाता है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, महात्मा गांधी, ये इतने बहुत सारे ऐसे नाम हैं। क्या इन सारे नामों को पढ़ के आप बता पाएंगे कि ये कौन से जाति के लोग थे? ठीक है, नहीं बता सकते, क्योंकि ये लोग खुद इतने ज़्यादा पढ़ लिख के ज्ञानी बन चुके थे कि अब इन्हें देश में वास्तव में एकता के लिए कुछ काम करना है, देश को आज़ादी के लिए कुछ काम करना है, ठीक है, देश को आज़ाद कराना है। ऐसा नहीं है कि हमें भी अब ऐसे छोटी मोटी सतही बातें करनी है, ठीक है। और सतही बातें आप ऐसी हल्की फुल्की बातें अपने आंसर में, UPSC के आंसर में भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले लोग काफ़ी बड़े ज़्यादा ज्ञानी हैं। उन्हें पता है कि ये जो इंसान जो अपनी कॉपी दे रहा है ये अपनी पूरी ज़िंदगी की समझ को हमारे सामने रख रहा है, ठीक है। तो वो 2-3-4 लाइन ही पढ़ेंगे, आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान के लेवल को समझ जाएंगे और वो जान जाएंगे कि क्या हमें इस इंसान को एक प्रशासनिक अधिकारी, IAS अधिकारी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा गहराई से मेरी बातों को समझेंगे और सही गलत चीज़ों में भी सेपरेशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि फिर उसी तरह से जैसे मैं बता रहा था कि अम्बेडकर साहब ऐसे पहले आदमी नहीं थे। जैसे कि ज्योतिबा फुले हो गए, बहुत पहले से भी कबीर साहब हो गए, ठीक है, गुरु नानक साहब हो गए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मुझे अभी बहुत सारे लोगों का नाम नहीं याद आ रहा है। गौतम बुद्ध हो गए, महावीर साहब हो गए, ठीक है। ये सारे लोग, धर्म सुधार हो गया, समाज सुधार हो गया, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, दूसरे देशों में भी, ठीक है। इमैनुअल कांट साहब हो गए, जीसस साहब खुद वो समाज सुधारक थे, ठीक है। उनको सुधार करने के लिए ही एक ईसाईयत की स्थापना करनी पड़ी, क्रिश्चियनिटी की स्थापना करनी पड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी। तो मुख्य रूप से अंबेडकर जी ने क्या करा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए भैया। 1932 की बात है, 1932 की बात है। गांधी जी को ये बहुत बुरा लग गया। बुरा लगने की वजह क्या है कि अंग्रेज़ एक तो पहले से ही पार्टीशन ऑफ बंगाल कर चुके हैं, ठीक है। 1905 में आप देख सकते हैं कि भैया जो हिंदू और धर्म के नाम पर इतना बड़ा विभाजन हो चुका है, जहाँ पर लोगों की जो एकता है भंग हो रही है, और जब तक लोग एकत्रित नहीं होंगे, एकता में नहीं आएंगे, हम अंग्रेज़ों को भगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों की जो संख्या है हमारे देश में तब काफ़ी कम थी। यहीं के लोगों को वो हायर करते थे, ठीक है, पैसे देते थे, अपनी नौकरी में रखते थे, ब्यूरोक्रेसी में रखते थे, कर्मचारी बनाते थे और रूल करते थे, शासन करते थे, हमारे देश को गुलाम बनाते थे। लेकिन जिस समय सारे लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग, कर्मचारी लोग, ठीक है, सारे लोगों को ये समझ में आ गया कि हम भारतीय हैं, अंग्रेज़ बाहर से आए हैं, तो हमारे ऊपर शासन कैसे कर रहे हैं, तो उस दिन क्या होगा कि वो सारे लोग अपने अपने कदम पीछे हटा लेंगे। और गांधी जी के जो सिद्धांत भी थे, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, वो खुद ही इस तरीके से काम करना चाह रहे थे कि भैया क्या करो, मार झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं करना है, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी विद्रोह नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमें कि ये जो अंग्रेज़ हैं, ठीक है, इनके जितने भी काम काज में भारतीय लोग हैं वो कदम पीछे ले लें।
जब अपने कदम पीछे ले लेंगे, वो काम पर ही नहीं जाएंगे, वकील आदमी हो गया, अधिकारी हो गया, फौज के आदमी, ठीक है, सेना के आदमी, कर्मचारी, ये काम पर ही नहीं जाएंगे तो अंग्रेज़ों का काम करेगा तो करेगा कौन? तो अंग्रेज़ खुद परेशान हो जाएंगे और उन्हें हमारे सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तो जिस तरीके से अम्बेडकर साहब ने बात करी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि दलित के लिए, SC ST के लिए क्या करना है कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है भैया, हमें जीतने के लिए, जिताने के लिए ख़ास तरीके के समुदाय के लोग ही चुनाव में भागीदारी लेंगे और उन्हें जिताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गांधी जी वहाँ से उठे और चले आए, और आने के बाद उन्होंने कहा कि भैया अब तो मैं क्या करूँगा, फास्ट रखूँगा और जब तक कि मैं मर नहीं जाता हूँ तब तक। सबकी हालत ख़राब हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबकी हालत ख़राब है, अम्बेडकर साहब खुद ख़राब है उनकी हालत कि ये मैंने क्या कर दिया। अब गांधी जी अब तब तक नहीं खाना खाने वाले जब तक कि वो मर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है भैया, वहीं जेल में, ठीक है, पूना पैक्ट हुआ, पूना संधि हुई, उस पूना 1932 में पूना संधि हुई, पूना पैक्ट, जिसमें क्या था कि ठीक है, आज़ादी के बाद से आप अलग सेपरेट इलेक्टोरेट मत मांगिए, ठीक है। आज़ादी के बाद से क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा में या संसद में, ठीक है, कुछ खास सीटें होंगी जो कि SC और ST के लिए दी जाएंगी, आरक्षित करी जाएंगी, रिजर्व करी जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि पूना पैक्ट साइन हुआ। तो इस तरीके से देखिए कि हम लोगों का ऐतिहासिक क्रम रहा है, ठीक है। अब अम्बेडकर साहब इतने पढ़े लिखे ज्ञानी थे, ठीक है, इतने ज़्यादा चालाक हो चुके थे उस समय, उनकी पब्लिसिटी काफ़ी ज़्यादा थी कि अब गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस साहब हो गए, नेहरू हो गए, ठीक है, ये सारे लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ठीक है, ये सारे लोग इनके खिलाफ जा भी नहीं सकते थे, यानी इनको मनवाना ही था, ठीक है, इनको मनवाना ही था। नहीं तो वापस से क्या होता कि जैसे पाकिस्तान बन गया, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की वजह से, मुस्लिम लीग की वजह से पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ठीक है। उसी तरीके से हमारे देश में भी क्या होता कि दलित कम्युनिटी का भी एक तगड़ा विभाजन हो सकता था, ठीक है। इसलिए अम्बेडकर साहब को भी मनाना था। देखिए ऐसा गांधी जी ऐसा क्यों सोच रहे थे, देखिए इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि जो हिंदू की जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, ये 3-4 हज़ार सालों से चली आ रही है। तो गांधी जी को ये पता है कि हम सीधे यदि प्रहार करेंगे, ठीक है, कि सारे जो जाति व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में, हमारे हिंदुत्व में, ठीक है, हिंदू धर्म में, सबको एक ही में मिला दिया जाए, तो ये इतना आसान नहीं है सबको एकता में ला पाना, एकत्रित कर पाना, है ना, अखंडता में ला पाना, ये इतना आसान नहीं। गांधी जी को ये पता थी, लेकिन अम्बेडकर साहब खुद पढ़ाई लिखाई के दौरान ही वो अपने जीवन में इतने सताए हुए थे, उनको पानी पीने तक की अनुमति नहीं दी जाती थी उनके स्कूली दिनों में, ठीक है, स्कूल में उन्हें भगा दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था, उनकी जब नौकरी लगी तो उन्हें घर जला दिया गया, ठीक है। तो सताए हुए थे, तो वो काफ़ी क्या है कि भड़के हुए थे, तो इसलिए सामाजिक जो रीति रिवाज है उन सारी चीज़ों से वो काफ़ी भड़के हुए थे, इसलिए वो सीधे प्रहार करते थे कि हिंदू धर्म में यदि सुधार नहीं हो सकता है, ठीक है, या वर्ण व्यवस्था में यदि सुधार नहीं हो सकता, यानी कि जितनी भी नीची जातियाँ कहे जाने वाली जातियाँ हैं, नीच जातियाँ जो कही जाती हैं, उनको यदि ख़ास तरीके का दर्जा नहीं दिया जाता है, तो हमें सरकारी कामकाज में ही कुछ कट्टरपंथी होकर सुधार करना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा। और यही काम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, डायरेक्ट एक्शन डे, है ना, यानी कि यदि हमें पाकिस्तान नहीं मिलेगा तो हम खून खराबे के साथ पाकिस्तान को छीन लेंगे। 20 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई हैं, ठीक है, तब जाके वो एक दिन की बात है, हत्या तो जाने कितने लोगों की हुई, ठीक है। World War I हुआ, World War II हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, आपस में भी ये लोग भिड़ंत करते रहते थे। सोचिए जो 1947 की आज़ादी मिली है ना, ये कोई मुफ्त की हल्की आज़ादी नहीं है। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वो इतने हल्के नहीं कि यहाँ पे मैं कुछ खुली बात बोल सकता हूँ, आप यूट्यूब पर कुछ खुली बात देख सकते हैं, ठीक है। ये चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ऐसे बहुत सारे तानाशाही वाले देश हैं जहाँ पे ये खुली बातें नहीं कही जा सकती हैं। तो काफ़ी इसके लिए बहुत सारे लोग, ठीक है, लाखों 20 लाख तो सिर्फ एक दिन मरे, हत्या हुई है, ठीक है, खून खराबा हुआ, पता नहीं कितने, मैं कई करोड़ भी बोल दूं तो संख्याएं कम हो जाएंगे। इतने सारे लोगों की हत्याओं के बाद आज़ादी मिली, और उस आज़ादी का हम सही तरीके से जश्न नहीं मना पाते, उपयोग नहीं करा पाते हैं, ठीक है, उपयोग में नहीं ला पाते। आज भी आप देखते हैं कि तरह तरीके के दंगे फसाद, लूटपाट, ठीक है, होता ही आ रहा है, ठीक है। तो खैर समाज है, दुनिया है, इसमें तो ऊंच नीच चलता ही रहता है, ठीक है, कोई एक जैसा थोड़ी हो जाएगा। तो ये सारा पहला पॉइंट मैंने बता दिया, क्रोनोलॉजी ऑफ कास्ट एंड रिजर्वेशन, ठीक है। पहला पॉइंट थोड़ा लंबा हो गया है मेरे ख्याल से। अब चलिए यहाँ से दूसरा पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं, करेंट सिचुएशन आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, यानी आज़ादी के बाद से
हमारे भारत सरकार की क्या क्या कैसी कैसी स्थितियाँ हैं, ठीक है। तो जैसा कि पूना पैक्ट में ये बातचीत ही कही गई थी, ठीक है। तो संविधान में ये बात ही कही गई कि जो एससी की कम्युनिटी होगी उसके लिए 84 सीट हो गए, ठीक है, 84। और एसटी के लिए क्या है 47 सीट, जो कि आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एमपी जिसको कहते हैं, सांसद कहते हैं, पार्लियामेंट में इतनी सारी लोकसभा में सीट को रिजर्व किया गया। और आज़ादी में ये क्या है भैया, आज़ादी के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बात लिखी गई कि इतनी सीट क्या होगी, रिजर्व होगी, और ये 10 साल के लिए था, ठीक है। अब देखिए मिसलीडिंग चीज़ें हैं, समाज में गलत गलत तरीके की चीज़ें फैलाई जाती हैं, ठीक है। तो राजनीतिक गर्मा गर्म मुद्दों से बचे, पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हल्की पढ़ाई से नहीं होगा, काफ़ी गंभीर पढ़ाई चाहिए, ठीक है। तो मिसलीडिंग चीज़ें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करके लिखे, नहीं वैसा नहीं है, ठीक है। कौन सी चीज़ें हैं कि जो एससी और एसटी के लिए जो पार्लियामेंट में लोअर हाउस में, ठीक है, कुछ खास चीज़ों के लिए रिजर्व किया गया, और ये जो सीट थी एससी एसटी की ये 10 सालों के लिए थी। और अम्बेडकर साहब खुद भी इस बात से रजामंदी रखते थे, तैयार थे कि यदि 10 सालों में इन लोगों का सुधार हो जाता है, ठीक है, दलित कम्युनिटी का, तो इसको क्या किया जाएगा कि जो मसले हैं इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप आज भी देख सकते हैं 73 साल हो गए लगभग आज़ादी के, ठीक है, आज भी आप देख सकते हैं कि जो दलित कम्युनिटी है इसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया। SC/ST में बहुत ज़्यादा सुधार के रिफॉर्म्स कहीं बहुत ज़्यादा नहीं आया। जिन लोगों के खास परिवार में, समुदाय में, लोगों में आया है वो तो अलग की बात है, लेकिन ओवरऑल यदि पूरी संख्या में हम लोग देखें, ठीक है, पूरे देश में देखें, तो बहुत ज़्यादा अभी सुधार नहीं हो पाया। इसीलिए बार बार इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जाता है और इसको हर 10 साल पे इसको बढ़ाया जा रहा है अभी तक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये तो भाई अम्बेडकर साहब ने जिस तरीके से काम करके गए थे, उनकी वजह से क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बात लिखी गई और 10 सालों के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इतनी सीट क्या है रिजर्व करी गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्योंकि जैसे नेहरू साहब हो गए, एक समाजवादी आदमी थे, सोशलिस्ट थे, ठीक है, समाजवादी मतलब क्या होता है, जैसे कई तरीके के सरकार के कामकाज करने के सिद्धांत होते हैं, ठीक है। सोशलिज्म होता है, कैपिटलिज्म होता है, कम्युनिज्म होता है, ठीक है, मिक्स फिलोसफी होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में किसी और क्लासेस में चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मैं बता दूं कि जो नेहरू साहब थे, ठीक है, वो महात्मा गांधी, ठीक है, कि पूरी सिद्धांत पर कहीं न कहीं तरीके से वो रजामंदी रखते थे, मानते थे उनकी बातों को, महात्मा गांधी जी की बातों को, ठीक है। और महात्मा गांधी तो क्या कहें, एक्सट्रीम सोशलिज्म वाले आदमी थे यानी कि उनका चले तो फिर क्या है कि बाहरी विदेशी कंपनियां हमारे भारत में आ ही नहीं पाती, ठीक है। जिस तरह से DPSP आप आर्टिकल 48 देखेंगे, ठीक है, इस तरीके के आर्टिकल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना, देख लेना आर्टिकल्स को, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या है भैया कि विदेशी कंपनियां, विदेशी कामकाज हमारे देश में आने ही नहीं चाहिए। हम चरखा चलाएंगे, ठीक है, चरखा चलाने से ही जो वो निकलेगा, क्या निकलता है, कॉटन निकलेंगे, सूत निकलेगा, उस सूत का कपड़ा बनाएंगे, खादी कपड़े पहनेंगे। विदेश से हमें क्या लेना देना, क्योंकि जब भी विदेश की कंपनियां हमारे देश में आती हैं तो हमारे देश का शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, हमें बर्बाद करती हैं, ठीक है। तो ऐसे समाजवादी व्यक्ति क्या थे, ये महात्मा गांधी थे, और इनकी वजह से क्या था, नेहरू साहब भी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक समाजवादी भी इंसान थे। तो उनके समझ में ये आया कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी जो जनसंख्या है जो बहुत ज़्यादा वंचित रह गई है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से क्या है, SC/ST के लोग हैं। SC/ST लोग कौन थे भैया, SC माने जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गए, जो कि अनटचेबल हो गए, जिनको अनटचेबल का छुआछूत का सामना करना पड़ता था, जिनको शूद्र, मुख्य रूप से शूद्र कहा जाता था, जैसे कोई धोबी हो गया, ठीक है, साफ़ सफाई में जो भागी देता है, जो लेबर हो गया, ठीक है, ये सारे लोग क्या थे, SC कम्युनिटी में आते थे। तो इनको क्या किया 1954 में, ठीक है, 1954 में क्या किया गया भैया, इनको एजुकेशनल और इकोनॉमिकल और जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में भी क्या किया गया, इनको कुछ सीटें रिजर्व करी गई हैं, ठीक है। तो 15% क्या है SC के लिए दिया गया और 7.5% क्या है ST के लिए दिया गया। ST माने क्या हो गया, जैसे आदिवासी हो गए, गोंड हो गए, संथाल हो गए, कोई बंजारा हो गए, ये सब क्या है, आदिवासी हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। पिछली बार मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में बना है, ठीक है, संथाल से रिगार्डिंग, गोंड से रिगार्डिंग भी बना है, और जैसे बिरला मुंडा, ठीक है, मुंडा, इसके भी रिगार्डिंग UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो ये सारे जो शेड्यूल ट्राइब्स थे, जो आदिवासी थे,
इनके लिए भी क्या है कि वहाँ पे समाजवाद होने की वजह से इनको भी क्या किया गया, नौकरियों में, शिक्षा में, एजुकेशन में कह लूँ, इकोनॉमिक्स स्थिति सिचुएशन कह लूँ, या गवर्नमेंट जॉब्स कह लूँ, यहाँ पर कुछ सीटें रिजर्व करी गई 15% एससी के लिए, 7.5%। ठीक है, फिर उसके बाद कहानी और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद समाजवाद होने की वजह से आप 2 आर्टिकल हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले, सॉरी आर्टिकल मैं कह रहा हूँ, 2 अमेंडमेंट एक्ट हैं, ठीक है, संविधान संशोधन करे गए, ठीक है। कौन से वाले भैया? 44 और 42, ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा करा गया। जो इंदिरा गांधी खुद भी एक समाजवादी थी और थोड़ा उनकी जो पर्सनालिटी थी वो काफ़ी ताकतवर कह लें, वो किसी अपने सामने किसी और की सुनती नहीं थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे मंत्रिपरिषद हो, किसी की भी सुनती नहीं थी। तो ये जो दोनों अमेंडमेंट करे गए, ठीक है, 42वां और 44वां, ठीक है, इन्होंने संविधान में एक नई रूपरेखा को ही तैयार कर दिया, ठीक है। तो हुआ क्या कि 1979 है, वहाँ पे एक मंडल कमीशन को बिठाया गया, ठीक है, मंडल आयोग को बिठाया गया और चेक करा गया कि क्या हमारे देश में और भी कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग हैं या लोग हैं जो वास्तव में सरकार के कामकाज में भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं या सरकारी सुविधाएं व्यवस्थाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, ठीक है। तो जब जांच पड़ताल हुई उस कमीशन में, देखा गया, पता लगाया गया, तो पता चलता है भैया कि 5000 से ज़्यादा जातियाँ हैं और हमारे देश की जो जनसंख्या है उसमें 52% से ज़्यादा की भागीदारी इनकी है, ठीक है। इनको ओबीसी कहा गया, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट कहा गया, और इसके लिए 27% का, यानी 27% की इसके लिए आरक्षण की भूमिका लाई गई, ठीक है। और साथ में उसी समय ईवीएस के लिए, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी 10% की बात रखी गई, ठीक है। लेकिन क्योंकि मसला कोर्ट में चला गया, ठीक है, कोर्ट में जाने का मतलब क्या है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में, और वहाँ 1992 में क्या है भैया, सुप्रीम कोर्ट ने 10% जो ईवीएस का मामला था उसको क्या करा, खारिज कर दिया, ये बोलते हुए कि आरक्षण कभी भी रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1992 में ओबीसी को भी लिए, ओबीसी के लिए भी, ओबीसी को भी 27% सरकार से जुड़ी हुई कामकाज में एजुकेशनल और इकोनॉमिकल जॉब के लेवल पर छूट दी गई, या हम लोग कहें उतनी सीटें क्या हैं, रिजर्व करी गई, रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर 2019 में आप देख सकते हैं कि ईवीएस के लिए, ठीक है, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% की जो बात है, 124वां अमेंडमेंट बिल लाया गया, ठीक है, पार्लियामेंट में, जिसको पास किया गया, और 10% की जो सीटें हैं रिजर्व करी गई जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी माने क्या, जो एससी एसटी ओबीसी के अंतर्गत नहीं आते हों, ठीक है, वो जनरल कैटेगरी में होंगे, और जिनकी इनकम मेरे ख्याल से 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। यदि कम है तो उनको ईवीएस सेक्शन में रखा जाएगा और उनको 10% की रिजर्व्ड सीट दी जाएगी, ठीक है। हालांकि ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट में विवादित है, इस पर अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है, मसला वैसे ही चल रहा है। और बातचीत अभी चर्चा इस तरीके से भी पहुंची है, ठीक है, कि जो ओबीसी हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट लोग हैं, उसमें से कुछ लोग शूद्र की कैटेगरी में आते हैं और कुछ लोग क्या है, वैश्य की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। वैश्य माने क्या है कि भैया जो थोड़े पैसों में फिट फाट है, शूद्र माने क्या है कि जो अभी भी वही पुराने पिछड़ी जातियों के तरीके से कर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब क्या हैं, शूद्र हैं। तो अच्छा एक चीज़ समझें कि ये जो ओबीसी 27% लाया गया, ठीक है, या ईवीएस का मसला जो लाया गया 10% का, ये जो आर्टिकल आपका आर्टिकल 15 और 16 होता है, जिसके सब क्लॉज कौन से वाले 4, ठीक है, ये पूरी आज़ादी देता है, ठीक है, सरकार को, कि आप इस बारे में क्या है कि कोई भी तरीके का प्रावधान ला सकते हैं, ठीक है, कानूनी व्यवस्था ला सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत क्या है कि भैया ये रिजर्व सीट लाई गई। मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ओबीसी में क्या है भाई लोग, एक क्रीमी लेयर का प्रावधान जो अभी चला आ रहा है, कि यानी कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी इंसान जो साल की कमाई, ठीक है, पहले ये 8 लाख थी, अभी बढ़ा के 15 लाख कर दी गई है, से ज़्यादा हो, मिनिमम 15 लाख हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, यानी ओबीसी के अंतर्गत। ये एससी एसटी के लिए नहीं है, ठीक है, ये ओबीसी के लिए है। क्रीमी लेयर में रखा जाएगा कि उनको ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ रही होंगी। और साथ में जैसे कोई सिविल सर्विस में है, कोई ऑफिसर लेवल पे जॉब करता है रैंक में, जैसे अब आईएएस आईपीएस बन गए, और आप यदि ओबीसी की कैटेगरी में हैं,
तो जो आपके बच्चे होंगे, ठीक है, अब उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, क्यों भैया आईएएस आईपीएस बन गए, ऑफिसर बन गए, एक अधिकारी बन गए, तो अभी भी आप पीछे कैसे रह गए, फिर अभी आपको कैसे पीछे माना जाए, ठीक है। तो ये क्रीमी लेयर का भी क्या है कि प्रावधान अभी तक लाया गया है और इस पर काम हो रहा है। हालांकि जब क्रीमी लेयर की बात उठती है, ठीक है, तो इस पर गलत तरीके से राजनीति हो जाती है और इसलिए कोई भी सरकार, ठीक है, आरक्षण जैसी चीज़ों पर बातचीत करने से बचती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये दूसरा पॉइंट भी मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या रिजर्वेशन दूसरे देशों में भी होता है? ठीक है, बिल्कुल होता है। दूसरे देशों में भी, अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है। इसको अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है, यानी कि वो सारे लोग जो सरकार की मुख्य धारा में आने से वंचित रह गए हों, पीछे रह गए हों, ठीक है, वो कोई भी महिला हो गई, कोई भी अपंग हो गए, अपाहिज लोग हो गए, ठीक है, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, ठीक है, या कोई भी ट्रांसजेंडर हो गए, है ना, जिसको अर्धनारी कहते हैं हम लोग, इस तरीके के लोग हो गए, कोई संप्रदाय हो गया, समुदाय होगा, कम्युनिटी हो गई, जाति हो गए, धर्म हो गए, किसी भी तरीके के लोग जो सरकारी कामकाज की व्यवस्था है या जो आज का समाज की मुख्य धारा है उसमें वो आने से पीछे रह गए हों, तो एक सरकार के द्वारा एक अफर्मेटिव एक्शन लिया जाता है, यानी एक सकारात्मक क्रिया करी जाती है, काम किए जाते हैं कि उनको भी क्या करो कि कुछ सुरक्षा दो, कुछ सीटें रिजर्व करो, कुछ छूट दो, कुछ हल्की फुल्की चीज़ें उनको भी प्रोवाइड करी जाएं, दी जाएं, जिसकी वजह से वो भी आज वर्तमान दुनिया से जुड़ सकें, ठीक है। आज आप अपने ही देश में, ठीक है, वर्तमान स्थिति में ही बहुत सारे जगहों पर आप जब जाएंगे, देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हमारे अपने ही देश में जैसे झारखंड हो गया, ठीक है, बोकारो हो गया, या उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गए, या जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो इतने पिछड़े हैं कि वहाँ के लोग अभी भी आदिवासी जनजाति टाइप से जीते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बनाए कि कौन सी जनजातियाँ कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, तो उसको देख लेना, आप याद कर लेना, इससे 10-15 जनजातियाँ हैं, ठीक है, कि जो ट्राइब्स हैं वो कौन सी जनजाति ट्राइब्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टेट में पाई जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अभी भी आप देखेंगे तीर धनुष भाला लेके वो लड़ाई करते हैं, उन्हें ये पता है सरकार की वहाँ तक पहुँच हो भी नहीं पाई है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो बिल्कुल हर देश में आरक्षण की भूमिका है, ठीक है, इस बात से बिल्कुल नहीं कतराएंगे कि आरक्षण क्या होता है कि गलत चीज़ सरकार के द्वारा उठाई गई है, ठीक है। रिजर्वेशन क्या है, सरकार के द्वारा लाया गया, आपको तो और भी नहीं उठाना है, क्योंकि आप सरकारी आदमी बनने वाले हैं। सरकार की कितनी बुराई करेंगे, सरकार के हिस्से में जाकर आप अपना काम करने वाले हैं भाई, सरकारी आदमी बनेंगे और सरकार की ही बुराई करेंगे, तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि नहीं होता है, जो एथिक्स के पेपर में आप पढ़ेंगे, जीएस पेपर 4 में, है कि नहीं, ठीक है। सरकार में आप जब तक हैं या जब तक जाने वाले हैं तो आपकी सरकार के हिस्से में दखल अंदाजी नहीं देनी होती है, ठीक है। इसीलिए सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो होते हैं, सिर्फ आपको क्या करना होता है भैया कि सिर्फ देखते रहो कि सरकार में कौन कौन से मुद्दे उठ रहे हैं, कौन कौन से बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। करंट अफेयर इसीलिए पढ़ाया जाता है, या करंट अफेयर का स्कोप जो है सिलेबस वो इसीलिए है, ठीक है। आपको तो बिल्कुल नहीं कहना है, आंसर में भी नहीं लिखना है, ठीक है, भले ही वो कितने भी तरीके से पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि आरक्षण जो है अब देना बंद कर देना चाहिए, आरक्षण की भूमिका ही गलत है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव आंसर लिखने हैं अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे आपके उत्तर झलक जाएंगे और फिर वही है कि सरकार के विरुद्ध जाकर आप आंसर लिख रहे हो अपने कॉपी में और सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो ये क्या है कि बहुत बड़ी समस्या वाली बात है, ठीक है। तो बिल्कुल होता है, हाँ, बस ये कि वहाँ पर जाति और धर्म के आधार पर नहीं है, नस्ल के आधार पर है ना, गोरे काले का भेद है। तो अब्राहम लिंकन साहब देख ही सकते हैं आप, अमेरिका के राष्ट्रपति भी जो बने, ठीक है, और किस तरीके से गोरे काले का भेद ख़त्म किया गया। साउथ अफ्रीका में भी वही हाल है, ठीक है, कनाडा में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जितने भी जो विकसित देश हैं, जो अपने लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है, जहाँ मोनेर्की नहीं है, चीन की तरह मोनेर्की नहीं है, ठीक है, जहाँ पे बात लोगों की करी जाती है, सोसाइटी की बात करी जाती है, सोशल पीपल की बात करी जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर तो आरक्षण की भूमिका दी ही गई है, बस वो किसी अलग अलग आधार पर दी जाती है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट जो हम लोगों को देखना है अब कि वाई रिजर्वेशन इज़ सो हीट डिबेट, यानी कि हम देखते हैं कि जो भैया आरक्षण है ये इतना गर्म मुद्दा क्यों होता है, ठीक है ये इतना गर्मा गर्मी से इस पर हम लोग सारे लोग आपस में इतनी चर्चाएं क्यों करते हैं। हम
इस बात को बारीकी से समझना क्यों नहीं चाहते कि सरकार कैसे काम कर रही है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे भीतर एक अंदर से वो आग जैसी भरी होती है, अच्छा होती है ऐसे, ठीक है। अब कई लोगों को मैं बता दूं, कई लोग ये ना समझ जाएं कि मैं आरक्षण का विरोधी हूँ या समर्थन करता हूँ, मुझे इस बात से बहुत मतलब नहीं है, ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक, सरकारी बातें हैं, ठीक है। और ये सारी बहुत सस्ती सस्ती सी बातें हैं, ठीक है। और वैसे भी जो खुद पर भरोसा रखने वाला इंसान होगा वो आरक्षण जैसी चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं करेगा, ठीक है। अरे भाई, एक नौकरी नहीं मिली दूसरी नौकरी पा जाएंगे, दूसरे में तीसरी मिलेंगी, तीसरी मिल जाएगा, ठीक है, चौथी पाँचवीं 10वीं मिल जाएगी, 10 नौकरी पाओ 10 छोड़ दो, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ों के चक्करों में बिल्कुल पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं खुद भी ऐसी सारी चीज़ों को कोई बढ़ावा नहीं देता हूँ, ठीक है। सरकारी काम काज है, व्यवस्था है, तो इस बारे में मुझे पढ़ाने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, समझाने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। निजी जो मेरा व्यक्तिगत मामला है, जो निजी मामला है, वो इन सारी चीज़ों से बहुत दूर का मामला है, ठीक है। तो देखिए फिर होता क्या है कि आरक्षण को इतना गर्मा गर्म मुद्दे से क्यों समझाया जाता है। देखिए है क्या, होता क्या है, इसके लिए मैं थोड़ा बता दूं। हमारा देश अभी भी जाति धर्म जैसी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाया है, ठीक है। यानी हमारे अपने ही देश में जो एकता है वो पूरी तरीके से अभी भी नहीं आ पाई। इसकी वजह क्या है, एजुकेशन, ठीक है। जो एजुकेशन है, जो शिक्षा का विस्तार है, ठीक है, एक सेकेंड, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा का विस्तार हो पाना चाहिए था वो बहुत ज़्यादा अभी नहीं हो पाया है, ठीक है। लोगों को मंदिर मस्जिद के मसले हों, जाति धर्म का मसला हो, आरक्षण का मसला हो, ठीक है, ऊंच नीच का मसला हो, भेदभाव का मसला हो, तो ये सारे मुद्दे समझ में आते हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई की बातें समझ में नहीं आती, भले ही उन्होंने कोई भी ढंग की पढ़ाई नहीं करी हो। तो जब आपने सही तरीके से सरकार को, समाज में होने वाले परिवर्तन को समझा ही नहीं हो, आप सोचते हैं कि आपका जो नज़रिया है देखने का सिर्फ वहीं सही है, और उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारी वजहों की वजह से जो आरक्षण है, जो जाति है, इन पे काफ़ी गर्मा गर्म मुद्दे हमारे समाज में पेश किए जाते हैं। और आप क्या करेंगे भैया, नेताओं जैसी बातचीत करने वाले लोगों से बचेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बता दिया था, जब अरे भाई देश में राजनेता जो हैं, जो मंत्री परिषद है, या जो सरकारी आदमी है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, जो 5 साल के लिए बनती है, ठीक है, दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर होता है। एक होता है हम लोगों का स्टेट और एक होता है गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट कभी नहीं बदलता है, यानी कि जो हमारा भारत है ये कभी नहीं बदलेगा, लेकिन भारत की जो सरकार होगी, जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, ये बार बार 5 सालों में बदलती रहती है। तो पूरी संविधान पूरी खुली आज़ादी देता है, ठीक है। पार्लियामेंट में सरकारी आदमी बैठकर कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी नियम कानून बना सकते हैं, बस बशर्ते, ठीक है, केशवानंद भारती 1973, ठीक है, जहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया, यानी कि बशर्ते कोई भी सरकार संविधान की रूपरेखा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी बात है, उसको भंग करने की कोशिश करेगी, तो भैया हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट भी बैठा हुआ है, जो नेताओं से, राजनेताओं से ऊपर की बात है। और सुप्रीम कोर्ट में लगभग बाइस्ड लोग नहीं बैठे होते हैं, ठीक है। देखिए मैं जो बात बोल रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है, लोगों को आम तौर पर ये पूरा लगता है कि भाई ये राजनेता है, तो हो सकता है कि झूठ बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा, जैसा भी होगा, लेकिन अभी भी लोगों का जो विश्वास है न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में, ब्यूरोक्रेसी में, अधिकारियों में बरकरार है, बनी हुई है, ठीक है। तो कोई भी मसला जो ये लोग खड़ा करते हैं, राजनेता लोग, ठीक है, और जब तक कि वो पूरी तरीके से ऑफिशियली गैजेट में पब्लिश न कर दिया जाता हो, या जब तक कि वो पूरी तरीके से क्या है कि लागू न कर दिया जाता हो, ठीक है, आपको ऐसे मुद्दों से क्या करना है कि बचना है, ठीक है। लोगों को भी बचना है, पर आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट है तो आपको भी क्या है कि बचना ही है, ठीक है। तो वही है कि जब भी ये लोग कुछ गलत मसले खड़ा करते हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में बात जाती है और वहाँ पर बात को नल एंड वॉइड साबित कर दिया जाता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ से वो सारी चीज़ें क्या है कि हटा ही दी जाती हैं। तो वही बात है, शिक्षा का, एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा फैलाव नहीं हो पाया। कितने कितने ही कम लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। सेंसस अभी डेटा देख लेना गूगल करके, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की, महिलाओं की, बच्चों की, पुरुषों की, ठीक है, कितनी संख्याएं कम है, बहुत कम है। तो जब लोग पढ़े लिखे होंगे नहीं, ठीक है, तो उन्हें जाति धर्म की बातें समझ आती हैं, उसमें कोई भी मिर्च मसाले लगाकर बातों को समाज में प्रोपेगेट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए लोग क्या है इन सारी चीज़ों पर काफ़ी भड़के हुए होते हैं, ठीक है। मैं अपने तरीके से एक बात कह दूँ कि जब भी कोई मसला इस तरीके से खड़ा होता हो तो पूरी कोशिश करी जाए कि
उसको शांति से सुलझाने की कोशिश करी जाए, ठीक है। नहीं तो फिर यही होगा कि आप एक सही नागरिक भी नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, तो आगे कार्रवाई क्या ही करेंगे। सो फाइनल पांचवा पॉइंट है कि सोसाइटी विदाउट कास्ट एंड रिजर्वेशन, ठीक है, यानी समाज जो है आपका समाज जो है बिना जाति और आरक्षण के कैसा होता है, ठीक है, इस बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और मेरे ख्याल से बातों को ख़त्म करेंगे। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। देखिए, बात को समझिए। पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है कि समाज में किसी तरीके का भेदभाव ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आज से 3000 साल पहले अलग अलग तरीके के भेदभाव थे। अरे भाई, समाज है, लोग हैं, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, इंसान है, इंसानों की सोच अलग है, विचार अलग हैं, बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है, परवरिश अलग अलग जगहों पे हुई है। तो सारे इंसान, सारे ह्यूमंस, सारे नागरिक एक जैसा कैसे सोच सकते हैं? नहीं सोचेंगे ना, ठीक है। एक जैसा नहीं सोच सकते हैं, सबकी सोचने समझने का नज़रिया अलग होगा। सब अलग अलग समुदाय में पले बड़े हैं, परवरिश अलग है ना भाई। कोई ख़ास तरीके की पढ़ाई लिखाई या अनुभवों से गुजरे हुए हैं। तो पहली बात तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि समाज में भेदभाव होगा ही नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। और जब समाज में भेदभाव होगा तो आरक्षण भी होगा। हमेशा से कोई ना कोई आगे बढ़ेगा, कोई ना कोई पीछे होगा, ठीक है। तो जब तक हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी तब तक हमारी सरकार का दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, कि जो पीछे रह गए लोग होंगे, जो समाज की वर्तमान स्थिति की मुख्य धारा में पीछे रह जाते हों, उन्हें आगे लाने के लिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? आरक्षण दिया ही जाता रहेगा, ठीक है। वो अलग की बात है कि कुछ आने वाले समय में इस तरीके का भेदभाव तो नहीं होगा जिस तरीके का आप आज वर्तमान स्थितियों में देखते हैं, ठीक है, कि कोई शूद्र जाति का रहा हो, ठीक है, किसी कुएं से पानी निकाल लिया तो उसे कुछ खास सवर्ण लोगों ने मारपीट के भगा दिया, ठीक है, हत्या कर दी गई, हिंसा कर दी गई। कोई घोड़े पे नहीं बैठ सकता, रथ पे नहीं बैठ सकता, ठीक है। देखिए, ये लोगों का काम है, बात को समझिए। सरकार किसी भी मामलों में जाति धर्म के बढ़ावे को नहीं देती है, कोई भी सरकार हो, ठीक है, हमेशा से। क्योंकि हमारा संविधान जो है, आर्टिकल 15 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, ठीक है, 32 हो जाए आपका, वो भी उसमें जो PIL वाला आर्टिकल हो जाए, ठीक है, और आपका 29-30 आर्टिकल हो जाए, आर्टिकल 44 हो जाए। मतलब बहुत सारे आर्टिकल है भाई, फंडामेंटल राइट से लेके आपके DPSP हो जाए, ठीक है, या सरकार के खुद काम काज करने के जो तरीके हैं। कोई भी सरकार इस तरीके से कि बढ़ावा नहीं देती है, ठीक है। लोगों ने अभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी बड़ा परिवर्तन है ना, जो 3000 सालों से चले आ रहा था, ठीक है। अचानक से संविधान बन जाए, कानून बन जाए, मोनार्की को, राजतंत्र को हटा के लोकतंत्र लाया जाए, ठीक है, और उसमें कह दिया जाए कि सब लोग आज से बराबर, तो लोगों को एकदम झटका लगेगा ना, ठीक है। जैसे कि कोई एक जानवर हो जो बचपन से रस्सी से बंधा हुआ था, ठीक है, अचानक से उसे खोल दिया जाए, किसी जंगल में छोड़ दिया जाए, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ भागना है, कहाँ जाना है, सही जाना है कि गलत जाना है। उसी तरीके से जो चीज़ें हमारे समाज में 3000-4000 सालों से मौजूद हैं, दहेज प्रथा आप देख सकते हैं, कानूनी तौर पर बंद करी गई है। भ्रूण हत्या आप देख सकते हैं, कानूनी तौर पे बंद करी गई है, ठीक है, जेल भी जाते हैं लोग। जाति धर्म के भेदभाव को बढ़ावा देने वाले लोग भी, RP एक्ट है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, बहुत सारे कानून हैं जहाँ पे इस तरीके के जो लोग बढ़ावा देते हैं, केस फाइल होती है, FIR होता है, PIL होता है, ठीक है, केस साबित होते हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका उन्हें अपराधी दोषी करार देती है तो उन पर कार्रवाई होती है। कोई भी सरकार जाति धर्म के बढ़ावा को आगे नहीं बढ़ाती है। लोगों ने बस क्या करा, इसे अभी तक 73 सालों में स्वीकार नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग कहने के लिए ऐसे भी कहते हैं कि रिजर्वेशन हटाने की हर कोई बात करता है पर जाति को हटाने की बात नहीं करता। अरे भाई, रिजर्वेशन सरकार का काम है देना, ठीक है, और जाति को तो सरकार ने जाने कब का हटा दिया है कि जाति धर्म का जो भेदभाव ये नहीं रहना चाहिए समाज में, बहुत पहले से हटाई जा चुकी हैं बातें, ठीक है। बस बशर्ते लोगों ने इसे काम नहीं किया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 3000 सालों से सवर्ण और शूद्र लोगों के बीच की बात करी जा रही है कि जो 3000 सालों से जब तुम लोग आरक्षण लिए हुए थे, ठीक है, कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बनेगा, ठीक है, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बच्चा वैश्य होगा, शूद्र का बच्चा शूद्र होगा। 73 सालों में दलित कम्युनिटी को, ठीक है, यदि आरक्षण दे दिया गया है तो इस पर आपकी बाँछें खिल जाती हैं, आपको जलन हो जाती है। अरे भाई, ठीक है, बात 73 सालों की हो चाहे 3000 सालों की हो, ठीक है, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार की डेमोक्रेटिक सिस्टम है, रिपब्लिक सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या होगा
कि देश की बात करी जाएगी, ठीक है। देश में हर एक तरीके से जो जो पिछड़ा होगा, जो नीच होगा, जो पीछे रह गया होगा, उसे आगे लाने की बात करी जाएगी, उसे रोज़गार देने की बात करी जाएगी, ठीक है। इतिहास कैसा रहा कैसा नहीं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आज वर्तमान को केंद्र में रखकर सरकार को तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी लोग कहते हैं कि भैया जब बात शादी की आती है तो ये ऐसी व्यवस्था क्यों फैली हुई है समाज में कि कुछ खास तरीके के लोग कुछ खास तरीके की जातियों में ही शादी करेंगे, धर्म के भीतर ही रहकर शादी करेंगे। आप खुद को जाति और धर्म के भीतर मानते ही क्यों हैं? इसका साफ मतलब है कि आपने राजनैतिक और सामाजिक लेवल के ऊपर जाकर कोई पढ़ाई करी ही नहीं है, ठीक है ना। आपने कुछ आध्यात्मिक चीज़ों को नहीं पढ़ा है, साहित्य के बारे में नहीं पढ़ा है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल खुद डाउन है, ठीक है। और सरकार ने इन सारी चीज़ों को नहीं फैला के रखा है, ठीक है। अब लोग नहीं मान रहे हो तो लोगों की गलती है। अब सरकार क्या करेगी, जब केस फाइल होगा, FIR होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, खोजबीन करेगी, ठीक है, तभी जाके ना इन सारी चीज़ों को रोका जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर तानाशाही थोड़ी हो जाएगी, ज़बरदस्ती सबको ये थोड़ी कहा जाएगा कि तुम चलो अपने से मनमानी शादी ब्याह करो, ठीक है। वैसे भी ये सिर्फ सारी की सारी कहने की बातें जो समाज में फैली हुई हैं, ठीक है। आने वाले कुछ समय में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और देखना फिर किसी और तरीके का भेदभाव शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि इंसान हमेशा ऊंच नीच में ही जीना चाहता है, वो कभी भी एक होकर नहीं जीना चाहता है। आप घर में भी देखेंगे कि आप 2-3 भाई हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, तो आप खुद को सुपीरियर साबित करना चाहते हैं कि मैं अपने भाई बहनों से देखो ये धमाल रखता हूँ, अच्छी बातें रखता हूँ, ठीक है। स्कूल में पढ़ने जाते तो भी आपके भीतर एक टॉप करने की भावना होती है कि मैं बाकी सारे लोगों को नीचे दिखा दूंगा, मैं ऊपर आ गया। नौकरी में भी जाते हैं तो आप बेशक कहीं ना कहीं आप IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में ये बातें हो सकती होंगी कि मैं सामाजिक प्रतिष्ठा पाना चाहता हूँ, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे ऊपर हूँ, सुपीरियर हूँ। तो इंसान इसी तरीके से जीता है और हमेशा इसमें ऊंच नीच जैसी चीज़ें हमेशा से बनी ही रहेंगे, ठीक है। और वैसे भी आज के दौर में जिस तरीके से चाल चलन है, ठीक है, मैं बता दूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पहले भी ऐसे ही हुआ करता था, ठीक है। जिसके तलवार में ताकत होगी वो राजा बन जाएगा, चाहे वो राजा अशोक बनेंगे, चाहे कोई भी राजा हो, ठीक है, वो ज़रूर बन जाएगा। आज भी वैसा ही है। यदि आप पढ़ लिख कर IAS IPS बन जाते हो, ठीक है, बहुत आगे निकल जाते हो, पैसों के मामले में आगे निकल जाते हो, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी काफ़ी ऊंची हो, नाम आपका काफ़ी हो, ठीक है, कोई राजनेता MP MLA ही बन जाते हो, तो क्या आपको लगता है कि आप पर अभी भी कोई भी जाति धर्म की चीज़ें बाध्य करी जाती हैं? कोई खिलाड़ी बन जाते हो, कोई सिनेमेटिक एक्टर एक्ट्रेस बन जाते हो, ठीक है। सिर्फ ये सारी की सारी बातें जो मिडिल क्लास लोअर क्लास वाले लोगों पर ही अप्लाई होती है, ठीक है। वो खुद इस बात से बाहर अभी निकलना ही नहीं चाहते। अभी हमारा समाज इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि हमें भेदभाव जैसी सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। फिर से मैं कह देता हूँ, सरकार इन सारी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती है, ठीक है। हाँ, कुछ खास लोग हैं, लूप होल्स, करप्शन को मैं इंक्लूड करके नहीं बोला हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा कह दूँ, कुछ खास लोग हैं जो इस तरीके के मुद्दे को समाज में उठाते हैं, पेश करते हैं, ठीक है, और इस पर राजनीति करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं वोट पाने के लिए, और उन्हें करना भी तो पड़ेगा, ठीक है। वो हमारे बीच से ही गए हैं, कोई भी MP MLA साहब जो हैं वो हमारे बीच से ही गए। हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है कि उनको कम से कम ग्रेजुएट हो पाए या बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर पाए, ठीक है। हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारा समाज अभी इस स्थिति में बहुत ज़्यादा नहीं है कि सारे लोगों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, पढ़ पा रहे हैं। ये क्या है भैया कि वो लोग भी तो ऐसी ही बातें करेंगे ही, क्योंकि समाज में यही सारी चीज़ें चल रही हैं, सबको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब किसी को जाति धर्म के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, आरक्षण जैसी चीज़ों के नाम पर बात करके कुछ वोट मिल जाते हों, ठीक है, तो क्यों ना बात करे भाई, ठीक है। ये आपका मसला है ना, आपको समझना चाहिए, एक आम इंसान को समझना चाहिए कि कोई नेता हमारे साथ बरगला ना सके, झूठ में धोखे में फुसला ना सके, ठीक है। हमें पता रहे कि उसके पीछे जो इंट्यूशन है, अंतर्बोध है उसके काम करने की, उसकी सोच की, वो क्या है, ठीक है। धीरे धीरे क्या है चीज़ें सुधरेंगी, ठीक है। तो जो 5वां पॉइंट था कि जाति और आरक्षण के बिना समाज कैसा होगा, तो पहली बात तो कि ये बात हो ही नहीं सकती, ठीक है, कि भेदभाव ना हो, आरक्षण ना हो। हाँ, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो कमाल है भाई, ठीक है। जाने कितने बच्चों के जाति धर्म के नाम पर दिल टूट जाते हैं, शादी वगैरह नहीं कर पाते, वियोगी बन जाते हैं, पीड़ित रहते हैं, दुखी होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। और तो ऐसी सारी घटनाएं नहीं होंगी और हमारा समाज बेशक एक कुशल मंगल से एक बेहतरीन दुनिया होगी, और हम पूरी दुनिया में, संसार में एक मिसाल दे पाएंगे कि हमारे भारत देश में, ठीक है, हमारा संविधान सबसे ऊपर मायने रखता है, कानून सबसे ऊपर मायने रखता है, और हम लोगों ने क्या करा है कि एक बेहतरीन दुनिया का निर्माण किया है, ठीक है।
तो जाते जाते मैं आखिरी बात यही बोल दूँ, ठीक है, कि ये रही हम लोगों की छोटी सी बातचीत जाति और आरक्षण के बारे में, ठीक है। और ये हम लोगों का यूपीएससी का जो पेपर है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ठीक है, सोशियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन और फिलोसॉफी मेंस जो ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर इन सारी चीज़ों की उपयोगिता है, ठीक है। और वैसे भी मेरी किन्हीं बातों से यदि आप असहमत हैं तो बिल्कुल असहमत हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट होता है उसको अलग अलग एंगल से जब आप देखेंगे तो वो अलग अलग उसकी समझ आएगी, ठीक है। और इसमें किन्हीं भी सवालों का 100% जवाब नहीं होता है, ठीक है। तो खैर अब मुझे आप इजाज़त दें और किसी और वीडियो क्लासेस में अब हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए।